हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 10th चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया ने जब आज़ादी प्राप्त कर ली अंग्रेज़ों से, तो उसके बाद क्या क्या हुआ इंडिया में। अ न्यू एंड डिवाइड नेशन, मतलब एक नया और एक डिवाइड, मतलब दो बटा हुआ नेशन। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, तो हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे। तो चैलेंजेस ये थे कि पाकिस्तान से 8 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए थे। मतलब पाकिस्तान से 8 मिलियन इंडिया में आ गए थे जब बंटवारा हुआ था। तो उनके लिए हमें घर की व्यवस्था और जॉब की व्यवस्था करनी थी। और ये रेफ्यूजी की प्रॉब्लम तो थी, और साथ ही साथ जो इंडिया में 500 प्राइंसी स्टेट थी, मतलब प्रोविंशियल थी, जो 500 प्रांत थे, उनमें से जो हर प्रांत किसी न किसी महाराजा या किसी किसी नवाब के अंडर में था। तो उनको न्यू इंडिया में, न्यू नेशन में ज्वाइन करना था। मतलब कुछ चाह रहे थे कि हम अलग होना चाह रहे थे, कि हम एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र चाहते हैं, बट उनको इंडिया में मिलाना था। ये भी एक नया चैलेंज चैलेंज था। और ये प्रॉब्लम है, इसको इमीडिएटली सॉल्व करना था। एक तो रेफ्यूजी की प्रॉब्लम, और एक जो प्राइंसी स्टेट थे, प्रांत थे, उनकी प्रॉब्लम, उनको मर्ज करना था इंडिया में। और इंडिया में मतलब आज़ादी तो प्राप्त कर ली थी। अभी तक जो सूबी सिस्टम है वो सब अंग्रेज़ों के हिसाब से चल रहा था। और हमें भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था, तो कौन उस पर भी काम करना ज़रूरी था, कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये जो फ़ोटो है, इसमें ये बताया गया है कि इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन कर रहे हैं। ये फ़ोटो है फरवरी 1948 की। मतलब अभी इंडिया को आज़ाद हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। और मतलब इंडिया जो था, भारत जो था, शोक में डूब गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। देखिए, कोई आम व्यक्ति की मृत्यु होती है, आम व्यक्ति की कोई मर्डर करता है, आम व्यक्ति को कोई खून करता है, तो उसे मर्डर कहा जाता है। लेकिन किसी नेता की मृत्यु होती है तो उसे असैसिनेशन कहते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। वो इसलिए क्योंकि गांधी जी के इस स्टेटमेंट से काफ़ी, मतलब वो कट्टरवादी था, कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि हिंदू मुस्लिमों को एक साथ रहना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट मतलब से ये नाथूराम गॉडसे डिसएग्री करता था। और उसी शाम की बात है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो में ये अनाउंसमेंट करा था कि दोस्तों, हमारे जो जीवन की रोशनी है वो जा चुकी है और चारों तरफ अंधेरा है, और फादर ऑफ द नेशन इज़ नो मोर, मतलब हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो अब नहीं रहे। 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 345 मिलियंस थी। 345 मिलियन मतलब होता है 34.5 करोड़ थी, है ना। और बाकी सारे मतलब सबके सब डिवाइड थे, हाई कास्ट में, लो कास्ट में, जिसमें से मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की थी। और भी सारे कई सारे रिलीजियस थे जो अपनी अपनी मान्यताओं को मानते थे। और भाषाएं भी कई सारी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ भाषाएं। और पहनावे अलग थे, अलग अलग तरीके के फूड थे, खाना खान पीन में काफ़ी विविधताएं थी। प्रोफेशन, मतलब सबके पेशे अलग थे। अब प्रॉब्लम ये थी, इतने सारे डिफरेंस थे, अब इनको एक राष्ट्र में कैसे लाना है। मतलब ये जो इतनी सारी, मतलब खान पान अलग है, इनका रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, अब इनको एक राष्ट्र में कैसे कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया को, मतलब यूनिटी में लाना, जितने भी प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उन सबको एक करना। और उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट की। मतलब ऐसा तो नहीं कि सबको एक कर दिया और डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। आज़ादी के टाइम पे जो वास्ट मेजोरिटी, मतलब इंडिया की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में रहती थी, जिसमें से किसान लोग थे। किसान जो थे ज़्यादातर अ, बारिश पर ही निर्भर रहते थे। यदि अगर बारिश में कोई प्रॉब्लम होती थी गांव और रूरल एरिया में, तो इसका इम्पैक्ट ऐसे ही नहीं किसानों पर पड़ता था। अगर अगर किसानों की आमदनी पे प्रॉब्लम आती थी, तो इसका इम्पैक्ट बार्बर पर भी पड़ता था, कारपेंटर पर भी पड़ता था, वीवर पर भी पड़ता था। तो अदर अदर जो बाकी के लोग बाग हैं, उन पर भी इसका पूरी, मतलब पूरी साइकिल होती, पूरी साइकिल सब पर प्रभाव पड़ता था। और शहरों में भी ऐसा था, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में काम किया करते थे, जो लेबर हैं, वो स्लम एरिया में रहा करते थे, जहाँ पर ना उनका एजुकेशन के लिए एक्सेस था, ना उनके हेल्थ केयर, ना उनकी स्वास्थ्य के लिए कुछ सही फैसिलिटी थी।
और ये क्लियरली था कि जो नया राष्ट्र बना है उसको पॉवर्टी से बाहर निकालना है और जॉब्स क्रिएट करनी है बाकी आम लोगों के लिए भी। इंडिया की यूनिटी के साथ साथ हमें डेवलपमेंट पर भी हाथों हाथ काम करना था, मतलब एक साथ काम करना था, क्योंकि उस टाइम पर कई सारे सेक्टर्स में पूरा बटा हुआ था इ- इंडिया। तो कहीं उनको मतलब किसी प्रकार का आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। हाई कास्ट में थे, लो कास्ट में थे, हिंदू मुस्लिम थे। और उसी के साथ साथ मतलब अगर इकोनॉमिक कंडीशन मतलब हर जगह बराबर बराबर को ही पहुंचाना था, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में किसी एक जगह पर डेवलपमेंट कर दिया, दूसरी जगह वहीं सेम वैसे ही का वैसा है। तो ये फ्रेश डिवीज़न हो जाता, सबको बराबर बराबर में करना करना था। अमीर गरीब के साथ इक्वल डिवीज़न करना था। मतलब जो इकोनॉमिक जो भी फ़ायदे पहुंचा रहे हैं, जो भी पॉलिसी पहुंचा रहे हैं, हर व्यक्ति को समान रूप में उसको फ़ायदा मिले। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, और किसी रीजन का व्यक्ति हो कहीं पर भी हो, हर जगह उसको समान राइट्स मिले, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी रूल्स रेगुलेशन है। नहीं तो अगर आपस में काफ़ी डिफरेंसेस दिखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। अब संविधान लिखा गया 1946 से लेके दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक लगभग लगभग 300 लोगों ने इस पर काम काम किया था। मतलब 300 लोगों की मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में हुई थी, इसे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा जाता था, जिससे ऑल ओवर इंडिया के लोग, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग वह पार्टिसिपेट करते थे। और हर व्यक्ति अलग अलग पार्टी से रिलेटेड था। और ये जो डिस्कशन का रिजल्ट ये रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हुआ तो उसको लागू करा गया 26 जनवरी 1950 में। एक फीचर ये था कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देनी थी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार। हाँ, इंडिया का जो भी व्यक्ति जो 21 साल से ऊपर है उसको अधिकार है वोट देने का इलेक्शन के टाइम पे। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारतीय लोगों ने अपना नेता नहीं चुना था। और इससे पहले जो था बाकी की कंट्री जो जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर यहाँ पर भी पहले ऐसा नहीं था, डायरेक्ट सबको पहले वोट देने का अधिकार था। सबसे पहले यहाँ पे पुरुषों को दिया गया जिसके पास प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति, जो अमीर पुरुष है सिर्फ उसी को था हक वोट देने का। फिर उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हक मिला। मतलब पहले सिर्फ अमीर लोगों को मिला, अमीर लोगों में भी सिर्फ जो पुरुष थे उनको हक मिला। फिर जो पढ़े लिखे थे उनको मिला, फिर जो वर्किंग क्लास थे मतलब जो लेबर वर्क के थे उनको मिला। वो भी कई सालों की मेहनत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को मिला सबसे लास्ट में। लेकिन फिर इंडिया में ये डिसाइडेड हुआ कि हम सबको वोट देने का अधिकार देंगे, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो एजुकेटेड हो या चाहे ना हो। हर व्यक्ति इंडिया में वोट देगा, अपना नेता चुन सकेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेकंड फीचर ये था कि इंडिया के हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सबको समान नज़रों से भारत के संविधान से देखा जाएगा। मतलब भारत के संविधान की नज़रों में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो किसी भी रिलीजस का है। लेकिन उस टाइम पर कुछ इंडियन ऐसे थे, उनका ऐसा मानना था कि जो इंडिया है उसको हिंदू स्टेट मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि उन्होंने इसका एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान देश की स्थापना की ही गई है इस बेसिस पर कि उसको एक मुस्लिम के हितों के लिए राष्ट्र बनाया गया है और वो मुसलमानों का राष्ट्र है। लेकिन इसके लेकिन इसके बाद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे। अ, अगर हमने ऐसा किया कि अगर जो पाकिस्तान बना है जो वो मुसलमान मेजोरिटी मुस्लिम बेसिस पर बना है, अगर हमने इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दिया तो एक जो इंडिया है वो हिंदू पाकिस्तान कहलाया जाएगा। इंडिया में मुसलमानों के अलावा बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन था, जो कि सिखों का भी था, क्रिश्चियन का था, पारसीज भी रहा करते थे और जैन भी रहा करते थे। उन सभी को नए संविधान के अनुसार सेम राइट्स दिए जाएँ कि जैसे कि इंडिया में हिंदुओं को दिए जा रहे थे।
और साथ ही साथ जो सेम अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, उन सबके समान राइट्स थे, मतलब सबको बराबर अधिकार मिलना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फीचर ये था कि अब हमें ना उनके लिए भी कुछ काम करना है जो बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े पिछड़े लोग बाग हैं। और इसके साथ साथ ही जो इंडिया में अनटचेबिलिटी उसको भी अबॉलिश करना था। जहाँ पे पहले टेम्पल्स में, मंदिर में बस हायर कास्ट को जाने की परमिशन मिलती थी, अब वहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो अनटचेबल हो, उसको भी मंदिर में जाने की परमिशन थी। और आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, मतलब लंबी समय की बहस के बाद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किया गया कि कुछ परसेंटेज सीटें, मतलब कुछ सीटें जो हैं वो कुछ परसेंटेज सीटें, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी उनको कुछ रिजर्वेशन मिले लोअर कास्ट के लिए। जैसे कि अ, मतलब जो लोअर कास्ट हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अब उनको पढ़ाई लिखाई करने की, मतलब पढ़ाई लिखाई करने की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। तो वो आईएएस का एग्ज़ाम, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, बड़े बड़े एग्ज़ाम है, उनसे कैसे कम्पीट करते, जिनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक मेंबर थे जिनका नाम था एच जे खांडेकर। उन्होंने अपर कास्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि, मतलब अपने ही साथी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमें हज़ारों साल तक, जो भी अपर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने लोअर कास्ट को हज़ारों साल तक सप्रेस करा, मतलब हाँ, सप्रेस करा, दबा कर रखा अपनी खुद के लिए, अपनी सेवा के लिए। तो इससे क्या हुआ कि उनका माइंड है, दिल है, दिमाग है, शरीर है, मतलब बिल्कुल अभी की कंडीशन में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। और जो भी अनटचेबल, अछूत जाति का है, उसके साथ साथ हमें आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए जॉब के लिए। और इसी के साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको भी इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब है, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि उनके साथ भी मतलब उनके खिलाफ भी ये प्रॉब्लम आई थी छुआछूत की। और जो आदिवासी लोग हैं, जो वो मतलब अभी की कंडीशन में मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन से काफ़ी वंचित हैं, काफ़ी पीछे हैं। और उनकी जो ज़मीनें हैं, जो लैंड उनकी ज़मीन है, और जंगलों पर, जैसे कि बाहर के लोगों ने, आउटर साइड के लोगों ने उन पर कब्ज़ा कर रखा था। तो इस परिस्थिति में इस संविधान के थ्रू ये जो सिचुएशन है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसकी काफ़ी लंबी बहस चली कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास। और कुछ मेंबर का ऐसा मानना भी था कि सेंट्रल के पास सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल मजबूत रहेगा, मतलब सेंट्रल की में ज़्यादा पावर, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल रहेगा, तो इसमें मतलब इसकी ग्रोथ देश के लिए काफ़ी सही रहेगी। और अदर लोगों का ऐसा मानना था कि ज़्यादा पावर, जो कि एक ज़्यादा पावर, वो एक जो मेंबर थे मैसूर के थे, उनका ऐसा मानना था कि ज़्यादा पावर प्रोविंसेस को मिलनी चाहिए, जो प्रांत थे उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो सबसे ज़्यादा पावर दिल्ली के पास ही थी। तो एक और मेंबर हैं मद्रास के, उनका ऐसा मानना था कि जो उनका भी ऐसा मानना था कि इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रांतों में लोग बाग रहते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रांतीय मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए। संविधान सभा को 3 लिस्ट में बाँटा गया था। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या-क्या, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्या-क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में टैक्सेस रहेंगे, डिफेंस फोर्स रहेगी, और फॉरेन अफेयर, मतलब जो भी विदेश से रिलेटेड काम रहेंगे, जो विदेश मंत्रालय रहेगा, वो भी सेंट्रल के अंडर में रहेगा। और स्टेट स्टेट मतलब स्टेट के अंडर में क्या-क्या रहेगा? एजुकेशन, हेल्थ, ये 2, ये डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। और कंकरेंट लिस्ट, मतलब ये इन दोनों के अंडर में, मतलब कुछ काम ऐसे रहेंगे जो दोनों मिलके करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये दोनों ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। एक और मुद्दे पर डिबेट हुई काफ़ी लंबे समय तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो था मुद्दा लैंग्वेज को लेकर। मतलब राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए। कई लोगों का ऐसा मानना था असेंबली में, जो असेंबली के मेंबर थे, कि इंग्लिश के साथ भैया ब्रिटिश के साथ इंग्लिश को भी यहाँ से रवाना करो, और अ, हिंदी को यहाँ से मतलब हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बनी जाएगी। लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं बोलते थे, जैसे कि साउथ में, साउथ में हिंदी नहीं चलती, तो वहाँ का क्या। तो वहाँ के एक असेंबली ने टी असेंबली के मेंबर थे, टी कृष्णामाचारी, उन्होंने मतलब ऐसा कहा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई तो हम क्या करेंगे, साउथ के लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा रहेगा तो हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला गया और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा के रूप में माना गया, और इंग्लिश को ये कोर्ट लैंग्वेज मतलब कानूनी जो भाषा रहेगी अदालत में, वहाँ इंग्लिश चलेगी, सर्विस चलेगी, और स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। मतलब अब बीच का रास्ता निकाल लिया गया था। जब संविधान बना था तो उसमें बहुत सारे इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट करा था, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल था उसमें भीमराव अम्बेडकर था, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फाइनल स्पीच में कहा था कि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत है। यदि हम सब लोगों को वोट टू राइट मतलब हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार अगर हम दे देंगे, तो इसके बीच में अमीर गरीब और अपर कास्ट और लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता, वो इसके बाद भी रहेगा। और हम एक नए ओरा में मतलब एक नई दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी तो रहेगी, लेकिन समाज में सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी रहेगी। मतलब बस खाली पॉलिटिकल समानता रहेगी, लेकिन सोशल जो है ना, सोशल भेदभाव वो भी रहेगा, और इकोनॉमिकल भेदभाव तो भी रहेगा। और और पॉलिटिक्स में मतलब राजनीतिक नज़रों से देखें तो वन वन मैन वन वोट और वन वैल्यू रहेगा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिकल वहीं पर पॉलिटिकल की बात की जाए तो वन मैन वन वैल्यू और वन वोट रहेगा, लेकिन सोशल इकोनॉमी की बात की जाए तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया। अब मतलब स्टेट कैसे बने थे, हाउ वर स्टेट टू बी फॉर्म्ड। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था कि आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम स्टेट को मतलब उनके भाषा के आधार पर बांटा जाएगा। लेकिन इस पर आज़ादी के बाद इस पर कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। इसका एक रीज़न ये था कि इंडिया जो है ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था रिलीजन के बेसिस पर, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था तो हमें एक नहीं दो नेशन मिले थे, इंडिया इंडिया और पाकिस्तान। तो उसके बावजूद मतलब जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें मिलियंस ऑफ पीपल हैज़ बीन किल्ड, मतलब लाखों लोगों की मौत हुई थी वहाँ दंगों में, हिंदू और मुस्लिम की। इसके अलावा मतलब अब ये मतलब नहीं कर सकते थे कि अब चलो वो धर्म के बेसिस पे तो ऑलरेडी बढ़ गया, अब भाषा के आधार पे ही बढ़ जाए, तो ऐसा ये मुश्किल था। दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों ही इसके मतलब खिलाफ थे, जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए जाएंगे मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का डिवाइड किया जाएगा, दोनों ही इसके काफ़ी विरोध में थे। और जवाहरलाल नेहरू ने एक बात भी बोली थी कि ऑलरेडी इंडिया जो है काफ़ी डिवाइड हो चुका है, इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सबसे पहले तो इसको एक देश करना है इसको, मतलब जो बटा हुआ है प्रांतों के आधार पर, तम तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में सबको सबको पहले एक देश करना है। और जो भी काम होंगे, जो भी बात होगी, जो भी पॉइंट्स होंगे, जो नेशनलिज्म को, जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जहाँ पे देश आगे बढ़ सकता है उसको सबसे पहले लाना है, और जो जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे उनको रिजेक्ट करना है। जो भाषाई के आधार पर प्रोविंसेस हैं, भाषा के आधार पर जो जितने भी प्रोविंसेस हैं, राज्य हैं मतलब उनको अपनाएंगे, बट लेकिन उनको
सपोर्ट नहीं करेंगे कि भैया ठीक है, मतलब उनको उनने बोला कि भाषा के आधार पर हमें अलग होना है, मतलब भाषा के आधार पर ही, तो ये इसको सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब उनके क्वेश्चन को सुन लिया गया था बट सपोर्ट नहीं करा था। कांग्रेस के जो लीडर थे वो अपनी प्रॉमिस से मतलब पीछे हट चुके थे, तो जिससे काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे कई सारे लोग। कन्नड़ स्पीकर्स हैं जो कन्नड़ भाषी बोलते हैं, जो मलयालम भाषी बोलते हैं, मराठी मराठी स्पीकिंग हैं, तो वो इस बात की आशा कर रहे थे कि भैया हमें हमारा स्टेट कब मिलेगा, मतलब कब उनका मतलब फाइनली स्टेट बन जाएगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट हुआ था वो तेलुगु स्पीकिंग में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। क्योंकि जब एक बार नेहरू वहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे 1952 में गए थे, तो लोग बागों ने उन्हें ब्लैक फ्लैग मतलब काले झंडे दिखाए थे, और स्लोगन की थी वी वांट आंध्रा, मतलब कि हमें आंध्रा चाहिए। और उसी समय की बात है, अक्टूबर में वहाँ पर एक पोट्टी श्री राममुल्लू थे, उस व्यक्ति ने मतलब हंगर मतलब भूख हड़ताल कर दी थी और आंध्रा स्टेट की मांग कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, उन्होंने भूख हड़ताल की तो कई सारे लोग उनके समर्थक में भी आए, जैसे हड़ताल हुई, और कई सारे जगहों को रास्ता मतलब नाकाबंदी भी कर दी गई थी। 15 दिसंबर 1952 में 58 डेज़ के बाद, मतलब जो भूख हड़ताल थी, जो 58 दिन के बाद पोटी श्री रामू की डेथ हो गई। जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपी, तो जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा बड़े स्तर पे हो गया। तो बाद में आंध्रा की मांग और ज़्यादा ज़ोर से बढ़ने लगी थी। बाद में क्या हुआ, सेंट्रल को इनकी बात माननी पड़ी थी, जिससे 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश मतलब पहला ऐसा स्टेट बना था जो भाषाई आधार पर डिवाइड हुआ था। जब आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर विभाजन हुआ, तो बाकी के स्टेट भी डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी अपना सेपरेट स्टेट चाहिए है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की। उन्होंने बाद में पूरी मतलब अपना काम करने के बाद 1956 में जो अपनी रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी। तो जो स्टेट थे आज, जैसे कि आसाम थे, बंगाली थे, उड़िया थे, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु थे, इनको डिवाइड करना था। लेकिन जो लार्ज स्पीकिंग, जो सबसे बड़ा हिस्सा है नॉर्थ में, वो ज़्यादातर हिंदी बोलता था। और 1960 में इसका भी मतलब जहाँ पे भी लैंग्वेज को इशू था, जहाँ पे मतलब बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजराती भाषा को, तो 1960 में इसको भी पार्टीशन कर दिया गया। और 1966 में पंजाब और हरियाणा को भी अलग कर दिया, जहाँ पंजाब में पंजाबी चलती थी, ज़्यादातर कम्युनिटी सिख लोगों की थी, और हरियाणा में जहाँ हिंदी चलती थी। ये रहा भाषा के आधार पर, भाषा के भाषा के बेसिस पे इंडिया। और जब पूरा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इंडिया ऐसा हो गया था।